हमारे चारों तरफ एक अदृश्य समाज सांस ले रहा है। वो बोलता नहीं, लेकिन संवाद करता है। वो दिखता है, मगर समझ में नहीं आता। हम सोचते हैं कि सभ्यता का मतलब सिर्फ इंसान है, लेकिन क्या हो अगर सभ्यता जमीन पर रेंग रही हो, हमारे पैरों के नीचे, चींटियों की शक्ल में। लाखों चींटियां एक साथ रहती हैं, मगर उनमें से सिर्फ कुछ ही को मिलता है वो अधिकार जो उनके पूरे जीवन का मकसद बन जाता है, प्रजनन। और ये अधिकार मेहनत से नहीं मिलता, युद्ध जीतने से भी नहीं, बल्कि तय होता है जन्म के साथ ही। एक चींटी या तो पैदा होती है काम करने के लिए, या फिर जन्म देने के लिए। चींटियों की दुनिया में रानी बनना कोई चुनाव नहीं, ये उनकी नियति होती है। और जब समय आता है, धरती के अलग अलग हिस्सों में एक रहस्यमयी घटना घटती है, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं नप्शियल फ्लाइट। वसंत की सुबह होती है। अचानक हजारों नर और मादा चींटियां अपने पंखों के साथ घोंसले से बाहर निकलती हैं और उड़ती हैं, सिर्फ एक बार, ताकि एक नई कॉलोनी जन्म ले सके। ये उड़ान होती है, जीवन की शुरुआत और स्वतंत्रता की आखिरी सांस। मिलन के बाद मादा अपने पंख गिरा देती है और जमीन पर उतरकर खुद को उस जिम्मेदारी के लिए समर्पित कर देती है जो उसका भाग्य है, एक नया साम्राज्य खड़ा करना। अब सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ जन्म तय करता है कि कौन रानी बनेगी, या इस सिस्टम में भी कोई छुपा हुआ गणित है, कुछ ऐसा जो हमें आज तक पूरी तरह समझ नहीं आया। चींटियों का संसार दिखने में भले ही छोटा हो, लेकिन इसके अंदर बसी है एक ऐसी व्यवस्था जिसे देखकर हमें खुद पर शक होने लगता है। एक कॉलोनी में लाखों चींटियां होती हैं, हर एक के पास एक ठीक ठाक परिभाषित भूमिका होती है, और वो उसे बिना किसी सवाल के निभाती है। इस पूरी व्यवस्था के केंद्र में होती है रानी, एकमात्र चींटी जो अंडे देती है और एक पूरी कॉलोनी की जननी बनती है। लेकिन रानी अकेली नहीं होती, उसके चारों ओर रहते हैं 10 से 12 विशेष वर्कर, उसकी सेवा में पूरी तरह समर्पित। ये युवा वर्कर चींटियां उसे खाना देती हैं, उसकी देखभाल करती हैं और एक तरह से कॉलोनी की रीढ़ बनती हैं। ये सेवा सिर्फ काम नहीं, बल्कि एक तरह की प्रशिक्षण प्रक्रिया है। हफ्तों तक ये युवा चींटियां रानी, अंडों और लार्वा की देखभाल करती हैं, और जैसे जैसे वो परिपक्व होती हैं, उन्हें कॉलोनी की सीमाओं पर भेज दिया जाता है, रक्षा और भोजन की तलाश में। जब कोई चींटी बाहर से भोजन लेकर आती है, तो वो खुद तय नहीं करती कि उस खाने का क्या होगा। वो उसे सौंप देती है कॉलोनी की प्रशासन व्यवस्था को, जो तय करती है कि वो भोजन कैसे और कहां बंटेगा। लेकिन भोजन ही नहीं, इस कॉलोनी को जीवित रखता है एक और चीज, फेरोमोन। रानी के शरीर से निकलने वाला एक गंधयुक्त रसायन। इसमें छुपी होती है जानकारी, उसकी सेहत, उसकी उपस्थिति और उसकी शक्ति की। वर्कर चींटियां इस फेरोमोन को चाटती हैं और कॉलोनी के हर कोने में फैला देती हैं। कोई घोषणाएं वो नहीं होती, फिर भी हर कोई जानता है रानी ठीक है या नहीं। और अगर कभी रानी बीमार पड़ जाए या उसकी फेरोमोन कमजोर पड़ने लगे, तो कॉलोनी खुद निर्णय लेती है कि अब किसी और रानी को उसकी जगह लेना होगा। बिना किसी विद्रोह के, बिना किसी रक्तपात के सत्ता का हस्तांतरण हो जाता है। समय आने पर चींटियां बेहद संगठित ढंग से काम करती हैं। पहले चेतावनी मिलती है, तो वे कॉलोनी छोड़ने से पहले सिर्फ जरूरी तैयारी करती हैं। वे अपने लार्वा और प्यूपा को मुहाने की ओर ले आती हैं और केवल कुछ ही को सतह तक लाती हैं, जैसे मानो वे अब भी उम्मीद कर रही हों कि शायद ये केवल झूठा अलार्म हो। लेकिन जब खतरा पक्का हो जाता है, तभी वे सचमुच पलायन करती हैं। इतने जटिल व्यवहार के बीच सवाल उठता है, हजारों चींटियां बिना भाषा के संवाद कैसे करती हैं? उन्हें कैसे पता होता है कि कहां जाना है, क्या करना है, और ये सब याद कैसे रखती हैं? दरअसल उन्हें कुछ भी याद नहीं रखना पड़ता, क्योंकि उनकी संवाद प्रणाली हमारी सोच से कहीं ज्यादा विकसित होती है। चींटियों के पास कान नहीं होते, वे ध्वनि को नहीं सुनती, बल्कि धरती की कंपन को महसूस करती हैं। उनके पैरों और घुटनों में ऐसे सूक्ष्म संवेदक होते हैं जो आसपास की कंपन को पहचान लेते हैं। कुछ प्रजातियां आवाज भी निकालती हैं, जिसे कहा जाता है स्ट्रीड्यूलेशन। ये उनके जबड़ों और पेट के हिस्सों को रगड़ने से पैदा होती है, एक हल्की, खास तरह की चरमराहट। ये ध्वनि कॉलोनी के सदस्यों
या कभी-कभी अन्य जीवों से संवाद करने के काम आती है। लेकिन शायद सबसे असरदार तरीका है गंध के जरिए संवाद। चींटियां फेरोमोन नामक रसायन जमीन पर छोड़ती हैं, जो बाकी सदस्यों को दिशा और जानकारी देता है। जब कोई चींटी खाना ढूंढ लेती है, तो वो कॉलोनी लौटते समय फेरोमोन की पतली रेखा जमीन पर छोड़ती है। दूसरी चींटियां उस गंध को पहचान कर उस रास्ते पर चलती हैं, और जब उन्हें भी खाना मिल जाता है, तो वे उसी रास्ते पर अपना फेरोमोन छोड़कर उसे और मजबूत बना देती हैं। जब तक खाना मिलता रहता है, ट्रेल मजबूत होती जाती है, और जैसे ही खाना खत्म हो जाता है, फेरोमोन का स्तर कम होने लगता है, और धीरे धीरे वो रास्ता भुला दिया जाता है। यही आदत चींटियों को पर्यावरण के बदलावों से सामंजस्य बिठाने में मदद करती है। जब कोई तय रास्ता किसी रुकावट से बंद हो जाता है, तो खोजी चींटियां नए रास्ते ढूंढती हैं, और अगर कोई नया रास्ता काम करता है, तो वापसी में उस पर फेरोमोन छोड़ती हैं, जो एक नया संकेत बन जाता है। धीरे धीरे बाकी चींटियां उसी रास्ते को अपनाती हैं, और वो नया रास्ता अब कॉलोनी का नया मार्ग बन जाता है। इसी तरह चींटियां वो जानी मानी सीधी पंक्ति बनाती हैं, जो हमें दिखती है। लेकिन फेरोमोन का इस्तेमाल सिर्फ रास्ता दिखाने तक सीमित नहीं है। अगर कोई चींटी कुचली जाती है, तो उसके शरीर से एक अलार्म फेरोमोन निकलता है, जो आसपास की चींटियों को हमला करने के लिए उकसाता है। यहां तक कि दूर बैठी चींटियां भी उस गंध को पहचान कर तुरंत सक्रिय हो जाती हैं। कुछ प्रजातियां तो दुश्मन चींटियों को भ्रमित करने के लिए झूठे फेरोमोन छोड़ती हैं, जिससे वे एक दूसरे पर ही हमला कर बैठती हैं। फेरोमोन चींटियों के शरीर में कई अलग अलग ग्रंथियों से निकलते हैं, जैसे ड्यूफोर ग्रंथि, जहर ग्रंथि, और यहां तक कि मलद्वार और टांगों की ग्रंथियां भी। चींटियां एक दूसरे से भोजन साझा करते हुए भी फेरोमोन का आदान प्रदान करती हैं, जिससे कॉलोनी के बाकी सदस्य जान जाते हैं कि कौन किस काम की टीम में है। कुछ कॉलोनियों में एक नहीं, बल्कि कई रानियां होती हैं। लेकिन जब मुख्य रानी एक खास फेरोमोन छोड़ना बंद कर देती है, तो वर्कर चींटियां समझ जाती हैं कि अब बदलाव का समय है। वे खुद ब खुद दूसरी रानी को तैयार करने लगती हैं, जो अगली प्रमुख रानी बनती है। फेरोमोन, सूक्ष्म सिग्नल और संगठन की शक्ति के साथ चींटियां वो कुछ कर पाती हैं, जिसका सपना इंसानों ने तकनीक के जरिए देखा था। एक ऐसी जीवित मशीन जो बिना किसी दिमाग के अद्भुत व्यवस्था चला रही है। जब चींटियां किसी रास्ते को बार बार पार करती हैं, तो वो रास्ता तेज, साफ और सुव्यवस्थित हो जाता है। लेकिन अगर गलती से वही रास्ता घूमकर खुद पर ही वापस आ जाए, तो एक जाल बनता है, मौत का चक्र। ये तब होता है जब एक समूह कई बार एक ही दिशा में मुड़ता है, और फेरोमोन से बना उनका खुद का निशान उन्हें फिर उसी बिंदु पर वापस ले आता है। वे सोचती हैं, हम सही रास्ते पर हैं, और फेरोमोन छोड़ती जाती हैं, जिससे यह चक्र और भी मजबूत होता जाता है। धीरे धीरे और चींटियां भी इस भ्रम में शामिल हो जाती हैं, जैसे कोई धार्मिक जुलूस जो किसी अज्ञात देवता की तलाश में लगातार घूमता जा रहा हो। लेकिन इस यात्रा का कोई अंत नहीं होता। न रास्ता बदलता है, न दिशा। सिर्फ एक अंत होता है, थकावट और मौत। इस चक्र को डेथ स्पाइरल या डेथ सर्कल कहा जाता है। इतिहास का सबसे बड़ा चींटी चक्र 1921 में दर्ज किया गया था। अमेरिकी यात्री विलियम बीबी ने इसे गुयाना के जंगलों में देखा। वो चक्र 365 मीटर चौड़ा था, और चींटियां 2 दिन तक बिना रुके घूमती रहीं, जब तक वो एक एक करके मरने न लगीं। लेकिन ये मौत सिर्फ दुर्घटना नहीं है। कभी कभी प्रकृति जानबूझकर चींटियों को मौत की ओर धकेलती है। अब हम एक और भयानक रहस्य की ओर बढ़ते हैं, जहां चींटी मरती तो है, लेकिन उससे पहले वो किसी और की कठपुतली बन चुकी होती है। एक आम सा दिखने वाला फंगस, कॉर्डिसेप्स। नाम भले ही सीधा सादा हो, लेकिन असर डरावने सपनों से भी ज्यादा खौफनाक। ये फंगस चींटी के शरीर में दाखिल होता है, और धीरे धीरे उस पर नियंत्रण पा लेता है। शुरू में सब सामान्य लगता है। फिर एक दिन चींटी अपने घोंसले से बाहर निकलती है, और एक नमी भरी ठंडी जगह की तलाश में भटकने लगती है। जब वो सही जगह पा लेती है, तो एक पत्ते की निचली सतह को अपने जबड़ों से कसकर पकड़ लेती है, और वहीं स्थिर हो जाती है। अब वो चींटी उस पत्ते से कभी अलग नहीं हो सकती, क्योंकि फंगस उसके मांसपेशियों को स्थायी रूप से लॉक कर देता है। इसके बाद
धीरे धीरे फंगस उसके शरीर में फैलता है, अंदर से उसे खोखला करता है, और फिर एक दिन उसके सिर को चीरते हुए एक लंबा पतला डंठल बाहर निकलता है, जिसमें नए बीजाणु भरे होते हैं। वो बीजाणु गिरते हैं और नीचे गुजर रही अन्य चींटियां उनसे संक्रमित हो जाती हैं, और यही डरावना चक्र फिर शुरू हो जाता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, वैज्ञानिक पहले मानते थे कि ये फंगस चींटी के दिमाग को कंट्रोल करता है, लेकिन 2021 की एक स्टडी ने बताया कि चींटी का दिमाग तो बिल्कुल वैसा ही रहता है। असल में फंगस उसकी मांसपेशियों को नियंत्रित करता है, उन्हें धीरे धीरे अपने रेशों से बांधता है, जैसे कोई कठपुतली के तार खींच रहा हो। उस समय तक चींटी जिंदा होती है, बस उसका शरीर अब उसका नहीं होता। ये कहानी सिर्फ एक फंगस की नहीं, बल्कि प्रकृति के उस चेहरे की है जो खूबसूरती के पीछे निर्दयी नियंत्रण छिपाए बैठा है। अगर आपने आज तक ज़ॉम्बी शब्द सिर्फ फिल्मों में सुना था, तो अब जानिए, प्रकृति के पास पहले से ही एक ज़ॉम्बी स्क्रिप्ट थी, और वो भी बिना सीजीआई के। 10 दिन, बस इतने ही दिन लगते हैं एक फंगस को किसी चींटी को जिंदा रहते हुए अपने नियंत्रण में लेने में। न शोर, न चीख, सिर्फ एक शांत अंत जहां चींटी अब चींटी नहीं रहती। वो बन चुकी होती है एक चलते फिरते फंगस का साधन, एक ऐसा फंगस जो दिमाग को नहीं, मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। यानी चींटी का दिमाग पूरी तरह सही रहता है, पर शरीर अब उसका नहीं होता। विज्ञान इसे पैरासाइटिक मास्टरपीस कहता है, जहां जीवित शरीर पर किसी और का हुकूमत चलता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी चींटियां पृथ्वी की सबसे सफल प्रजातियों में से एक हैं। वो आज भी लाखों की संख्या में हैं, हर महाद्वीप पर, हर जंगल, हर शहर, हर दीवार के पीछे। उनका समाज, उनकी संरचना इतनी मजबूत है कि डायनासोर के विलुप्त होने के बाद भी वो बची रहीं, और शायद बचती रहेंगी हमारे बाद भी। उनके पास भाषा नहीं है, पर संवाद है। उनके पास नेता नहीं है, पर व्यवस्था है। उनकी कॉलोनी में विभाजन है, पर टकराव नहीं। नियंत्रण है, पर क्रूरता नहीं। कर्तव्य है, पर अभिमान नहीं। क्या ये सिर्फ एक संयोग है, या एक संकेत? क्योंकि इंसान जिस सभ्यता को सबसे बड़ा मानता है, हो सकता है वो सभ्यता हमारे पैरों के नीचे रेंग रही हो, चींटियों की शक्ल में। विज्ञान के हर नए शोध के साथ हम यही सीखते हैं कि इंसानी समाज जितना जटिल है, चींटियों की दुनिया भी उतनी ही गहरी है। शायद आगे आने वाले युगों में, जब इंसानी सभ्यता सवालों में घिरी होगी, तो चींटियां हमें वो जवाब दें जो हम खुद से नहीं पूछते। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप ऐसे ही रहस्यमयी विज्ञान और जीवन के अनदेखे पहलुओं की कहानियां सुनना चाहते हैं, तो मिस्ट्री ब्यूगल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर बार एक नई दुनिया खुलती है।